आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी तथा 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। ये सभी एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित हैं। ये सभी उन स्टेट बोर्ड्स के छात्रों के लिए हैं जहां एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई हैं। ये राज्यों के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे तथा सीटेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की ये वीडियो 11th क्लास के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की है, जो सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक समाजशास्त्र के परिचय के यूनिट नंबर 4 संस्कृति व समाजीकरण के एमसीक्यू की है। इस यूनिट की आप फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। ये वीडियो सेकंड है और ये लास्ट है। तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वे सांस्कृतिक विशेषताएं या परंपराएं क्या कहलाती हैं जो लिखित हैं तथा समाज के शिक्षित एवं सीखे हुए अभिजात वर्ग द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत हैं? वृहत परंपरा, लघु परंपरा, उप संस्कृति या समायोजन? उत्तर है वृहत परंपरा। वृहत परंपरा जो एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली होती हैं और जो सभी के द्वारा स्वीकृत होती हैं और ये लिखित रूप में होती हैं, जैसे कि वेद पुराण इत्यादि हैं, लिखित हैं और समाज के सभी सदस्यों के द्वारा ये स्वीकृत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वे सांस्कृतिक विशेषताएं या परंपराएं क्या कहलाती हैं जो मौखिक हैं तथा ग्रामीण स्तर पर स्वीकृत हैं? वृहत परंपरा, लघु परंपरा, उप संस्कृति या समायोजन? और इन्हें कहा जाता है लघु परंपरा। इस प्रकार की परंपराएं एक सीमित क्षेत्र तक फैली होती हैं, ये मौखिक होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये हस्तांतरित होती रहती हैं, लेकिन इनका जो फैलाव है वो सीमित क्षेत्र तक होता है, अधिकतर ग्रामीण स्तर पर ये स्वीकृत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी दूसरे की संस्कृति का अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन करने और अपने सांस्कृतिक मूल्यों तथा आस्थाओं को श्रेष्ठ मानना क्या कहलाता है? विश्व बंधुत्व, निर्जातीयता या निर्जाति केंद्रवाद, सात्वीकरण या समायोजन? उत्तर है निर्जातीयता या निर्जाति केंद्रवाद। अपने सांस्कृतिक मूल्यों, आस्थाओं और परंपराओं, विश्वासों को दूसरे सांस्कृतिक समूह के मूल्यों से श्रेष्ठ मानना, उनके साथ उनके आधार पर मूल्यांकन करना कहलाता है निर्जातीयता या निर्जाति केंद्रवाद। प्रश्न नंबर 4, एक बड़ी संस्कृति के अंदर लोगों का ऐसा समूह जो प्रतीकों, मूल्यों तथा आस्थाओं को बड़ी संस्कृति से उधार लेता है, अपने हाव भाव, अपने रहन सहन, अपनी पसंद इत्यादि के कारण और अपनी एक अलग पहचान बनाता है, क्या कहलाता है? अर्थात एक बड़े सांस्कृतिक समूह में छोटे छोटे सांस्कृतिक समूह क्या कहलाते हैं? जो अपनी अलग पहचान, अपनी पसंद, अपनी रुचि, अपने हाव भाव से पहचाने जाते हैं, परंतु वो अपने जो बड़ी संस्कृति है मूल रूप में उसी को ग्रहण किए होते हैं। उप संस्कृति, निर्जातीयता, सात्वीकरण या समायोजन? इसका उत्तर है उप संस्कृति। ये छोटे छोटे समूह होते हैं, जैसे युवा सदस्य अपना क्लब बना लेते हैं, ये समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, लेकिन ये अपनी विशेष पहचान बनाकर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई समाज अपनी संस्कृति के मूल प्रतिमानों, आदर्शों, मूल्यों आदि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करता रहता है, क्या कहलाती है? आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन या तकनीकी परिवर्तन? उत्तर है सांस्कृतिक परिवर्तन। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था आपने कि संस्कृति अपने आप में परिवर्तित होती रहती है, स्थिर नहीं होती है और आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस विचारक ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे गए शिक्षा संबंधी विवरण 1835 में निर्जातीयता का उदाहरण दिया था? निर्जातीयता अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ मानना, और ये उदाहरण से स्पष्ट होता है कि अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ मानते थे। किसने ये शिक्षा संबंधी विवरण दिया था? वॉल्टर ऑंग ने, लॉर्ड रिपन ने, थॉमस बॉम्बिंगटन मैकाले ने या लॉर्ड क्लाइव ने? उत्तर है थॉमस बॉम्बिंगटन मैकाले ने। और इन्होंने इस विवरण में ये लिखा था, उन्होंने इस विवरण में ये कहा था कि हमें ऐसे भारतीयों का वर्ग चाहिए
जो खून व रंग में भारतीय हो परंतु रुचि, विचार, नैतिकता व प्रतिभा में अंग्रेज हो। प्रश्न नंबर 7, सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है? आंतरिक कारण जैसे तकनीक में परिवर्तन, बाहरी हस्तक्षेप जैसे उपनिवेशीकरण, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपरोक्त दोनों, अर्थात आंतरिक कारण भी और बाहरी हस्तक्षेप भी, बाहरी कारण भी, इन दोनों कारणों से ही संस्कृति में परिवर्तन होते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुआत का क्या कारण है? राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी खोज, पारिस्थितिकी रूपांतरण या उपरोक्त सभी? आंसर है उपरोक्त सभी। क्रांतिकारी परिवर्तन क्या होते हैं? जब समाज में बहुत तेजी से एकदम से परिवर्तन आ जाते हैं, एक व्यवस्था की स्थान पर दूसरी व्यवस्था आ जाती है। क्रांतिकारी परिवर्तन क्या मतलब? बहुत तेजी से किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन होना, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे तकनीक के क्षेत्र में हो या पारिस्थितिकी रूपांतरण की वजह से हो। जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप, फ्रांसीसी क्रांति के कारण पूरी तरह फ्रांसीसी समाज बदल गया। तकनीकी खोज जैसे संचार क्रांति है या कंप्यूटर क्रांति कह देते हैं। पारिस्थितिकी रूपांतरण के कारण भी जब हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम चेंज होता है तो उसके कारण भी बहुत अधिक परिवर्तन आते हैं। प्रश्न नंबर 9, संस्कृति का वह सिद्धांत जो यह तर्क देता है कि प्राकृतिक स्पीसीज की तरह ही संस्कृति का विकास भी विभिन्नता तथा प्राकृतिक चयन द्वारा होता है, क्या कहलाता है? सांस्कृतिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक विकासवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद या विश्व बंधुता? इसका उत्तर है सांस्कृतिक विकासवाद। एक जीव विज्ञानी हुए हैं जिनका नाम है डार्विन, और उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी है, जिसके अनुसार जीव जो हैं या प्रकृति में कर्मिक रूप से परिवर्तन होता है। प्रकृति अपने आप जो है अपना विकास करती है, और इसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन को अपने सिद्धांत का आधार बनाया है। जो सबसे अधिक गुणवान होते हैं, जीव में जो सबसे अधिक गुण होते हैं या उनका चयन होता है और वो अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित होते हैं, और यही संस्कृति के ऊपर भी नियम लागू होता है। संस्कृति में जो सबसे आवश्यक तत्व होते हैं, जो सबसे गुणकारी तत्व होते हैं, वो अगली पीढ़ियों तक हस्तांतरित होते चले जाते हैं, और इस प्रकार संस्कृति परिवर्तित और परिवर्धित होती चली जाती है। प्रश्न नंबर 10, डैश स्पष्ट होते हैं, औपचारिक होते हैं, यह पूरे समाज पर लागू होते हैं तथा इनका उल्लंघन करने पर जुर्माना तथा सजा हो सकती है। वो क्या चीज़ है? बहुत आसान है, प्रथाएं हैं, आदर्श तथा मूल्य हैं, कानून है या लोकाचार है? आप सभी जानते हैं इसका आंसर कानून है। कानून स्पष्ट होते हैं, औपचारिक होते हैं, बाकी सब अनौपचारिक हैं। प्रथाएं, आदर्श, मूल्य, लोकाचार ये सब अनौपचारिक संस्थाएं हैं। कानून जो है वो औपचारिक होते हैं और इनका उल्लंघन करने पर जुर्माना तथा सजा हो सकती है। प्रश्न नंबर 11, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा एक मानव शिशु समाज विशेष के संदर्भ में धीरे धीरे सामाजिक गुणों को सीखता है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण? उत्तर है समाजीकरण। बच्चे का जन्म जिस भी सांस्कृतिक समूह में होता है वो उसी के संदर्भ में धीरे धीरे उस संस्कृति में जो प्रचलित व्यवहार होता है उसको सीखता चला जाता है, उसे ये सिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, हम प्रारंभिक समाजीकरण को किससे सीखते हैं? बच्चे का प्रारंभिक समाजीकरण कहाँ होता है? परिवार से, समाज से, स्कूल से या सभी से? कहाँ से सीखता है बच्चा? उत्तर है परिवार से। प्रारंभिक यानी कि जो सबसे पहले समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है वो परिवार से शुरू होती है। प्रश्न नंबर 13, समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण कौन सा है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार या उपरोक्त सभी? आंसर है उपरोक्त सभी। ये बच्चे के समाजीकरण में सामाजिक तौर तरीकों, सामाजिक व्यवहार को सिखाने में मददगार होते हैं, सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से बाहरी सांस्कृतिक परिवर्तन की उन प्रक्रियाओं को पहचानें जिसने भारतीयों के जीवन में आचरण व व्यवहार संबंधी अनेक परिवर्तन किए हैं। उपनिवेशीकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण या उपनिवेशीकरण और पश्चिमीकरण दोनों? उत्तर है उपनिवेशीकरण और पश्चिमीकरण दोनों। उपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जो अंग्रेजों के आने के फलस्वरूप शुरू हुई। एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा कमजोर राष्ट्र को अपना गुलाम बनाना और उसके ऊपर शासन करना उपनिवेश कहलाता है, और उसके द्वारा जो समाज में परिवर्तन होते हैं उसे उपनिवेशीकरण कहा जाता है। और पश्चिमीकरण का अर्थ है कि पश्चिमी देशों के समाजों के तौर तरीकों को अपना लेना, और ये दोनों ही प्रक्रियाएं
बाहरी सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है। जैसे भोजन पहले रसोई में नीचे बैठकर किया जाता था, लेकिन आजकल डाइनिंग टेबल पर किया जाता है। ये अंग्रेजों के आने के बाद भारत में ये व्यवहार परिवर्तन हुआ है। प्रश्न नंबर 15, वेस्टर्न पॉप म्यूजिक के मिश्रण से बने हिंदी गानों और फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है। यह किस सोच या प्रवृत्ति को दर्शाता है? निर्जाति केंद्रवादी, विश्व बंधुत्ववादी प्रवृत्ति, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति या निरपेक्षतावादी प्रवृत्ति? उत्तर है विश्व बंधुत्ववादी प्रवृत्ति, जिसमें अनेक सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो दूसरी संस्कृतियों से अपना लिए जाते हैं और उनमें मिश्रण भी होता है। जैसे वेस्टर्न पॉप म्यूजिक से जो भारतीय संगीत है उनमें मिक्सिंग चल रही है और वो बहुत तेज़ी से जो है पॉपुलर भी हो रही है। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करता है? समाज की संस्कृति, समाज का वातावरण, व्यक्ति के अंदर के जैविक गुण या उपरोक्त सभी? व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी, और ये सभी जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। संस्कृति भी, समाज का वातावरण भी और व्यक्ति के अंदर जो जैविक गुण होते हैं वह भी। प्रश्न नंबर 17, बच्चा जब अपनी दैनिक क्रियाओं के बारे में सीखता है, जैसे हाथ धोना, वस्त्र पहनना आदि, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या द्वितीयक अवस्था? उत्तर है इसका शैशवावस्था। मौखिक अवस्था प्रारंभिक समाजीकरण का प्रथम स्तर है, जिसमें बच्चा भूख लगने पर रोना या अपना जो है समय निर्धारित करता है, दूध इत्यादि वो उस समय पर ही मांगता है, नहाने के बाद सो जाना, इस तरह की क्रियाएं हैं जो मौखिक अवस्था से संबंधित है। शैशवावस्था जिसमें बच्चा हाथ धोना सीखता है या अपने वस्त्र पहनना सीखता है, उठना बैठना सीखता है, और किशोरावस्था उसके बाद की अवस्था है, और द्वितीयक अवस्था सबसे बाद की अवस्था है, जब बच्चा जो है वो दूसरे स्टेज का समाजीकरण होता है उसका। प्रश्न नंबर 18, समाजीकरण की किस अवस्था में व्यक्ति किशोरावस्था से लेकर जीवन में परिपक्वता आने तक चलता है? इस दौरान वह पूरी तरह सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या द्वितीयक अवस्था? इसका उत्तर है द्वितीयक अवस्था। जो प्राथमिक 3 है इसमें जो दी हुई है, मौखिक, शैशवावस्था और किशोरावस्था, ये समाजीकरण का प्राथमिक स्तर है। द्वितीयक स्तर या द्वितीयक अवस्था में बच्चा नौकरी इत्यादि करना शुरू कर देता है, व्यवसाय में जुड़ जाता है, उसका विवाह हो जाता है और वह पूर्णतः एक सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। प्रश्न नंबर 19, निर्जातीयता के विपरीत अवधारणा कौन सी है? निर्जातीयता अर्थात निर्जाति केंद्रवाद, जिसमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी सांस्कृतिक आस्थाओं का मूल्यांकन दूसरों के संदर्भ में किया जाता है और अपने आप को श्रेष्ठ समझा जाता है। इसके विपरीत कौन सी अवधारणा है? विश्व बंधुता, सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक विकासवाद या सांप्रदायिकता? उत्तर है विश्व बंधुता, जिसमें सभी सांस्कृतिक जो समूह हैं उनका आदर सम्मान किया जाता है, उनके सांस्कृतिक मूल्यों को अपना भी लिया जाता है जो उन्हें अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 20, समाजीकरण के बिना एक व्यक्ति मानव की तरह व्यवहार नहीं करता या नहीं कर सकता, यह निम्नलिखित में से किस उदाहरण से सिद्ध होता है? समाजीकरण जिसमें बच्चा समाज में रहने के तौर तरीके सीखता है, भाषा सीखता है, खाने पीने, उठने बैठने के तौर तरीके सीखता है। मिदनापुर के भेड़िए के बच्चे, सहारनपुर के भेड़िए के बच्चे, मुंबई के भेड़िए के बच्चे या कोलकाता के भेड़िए के बच्चे? इसका उत्तर है मिदनापुर के भेड़िए के बच्चे। यह 1920 में मिदनापुर जो कि पश्चिमी बंगाल में है, वहाँ पर 2 बच्चियाँ भेड़िए की गुफा से प्राप्त हुई। मतलब चारों हाथों से वो दोनों हाथ दोनों पैर चारों से चलती थी, कच्चा मांस खाती थी और भेड़ियों की तरह गुर्राती थी। वो किसी भाषा का प्रयोग नहीं करती थी। इसका मतलब उनका समाजीकरण बिल्कुल नहीं हुआ था, और समाजीकरण के बिना एक व्यक्ति मानव की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। वो जिस भी समूह में पलेगा वो उसी तरह उसका व्यवहार बन जाएगा। तो ये थे बच्चों इस यूनिट की सेकंड वीडियो, और ये इसकी 2 ही वीडियो हैं इस यूनिट की, 4 की संस्कृति और समाजीकरण की। पहली वीडियो आप देख चुके हो, ये सेकंड वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।